देखो तो इसने क्या लिखा है। अब देखो पहली गलती, तो यही आप लोग, मतलब ये ऐसा नहीं है कि यही निकल जो मेंस लिखते हैं ना, वो बच्चे भी यही गलतियाँ करते हैं। अब इसने टॉपिक लिखा नहीं, डायरेक्ट ओनली 4 नंबर लिखा है। ऐसा नहीं होता है, आपको टॉपिक लिखना ही पड़ता है। यहाँ पे आराम से ऐसे हेडिंग बनाओ, ऐसे इन्वर्टेड कॉमा में लिखो, फिर उसको डबल अंडरलाइन करो। ये करना पड़ता है, ऐसे काम नहीं चलता है। सोशल मीडिया युवाओं में छूटने का डर पैदा कर रहा है, जिसके कारण उसमें अवसाद और अकेलापन बढ़ रहा है। तो इसके बारे में लिखा है, देखो इन्होंने क्या लिखा है। धर्मेंद्र जाखड़ ने भी इसी के बारे में लिखा था। तो पहली बात तो क्वेश्चन को समझना ही ज़रूरी है भाई। सोशल मीडिया, अब सोशल मीडिया याद रखना, इसमें क्या क्या आएगा। पहली बात तो वो है, युवाओं में छूटने का डर पैदा कर रहा है, जिसके कारण उनमें अवसाद और अकेलापन बढ़ रहा है। तो ये क्या बात सही है? तो इसका भाई सबसे पहला काम तो यही होता है कि आपको ऐसे लिखना किस तरीके से काउंटर करना है। तो आप यस लिखोगे इसमें। अब ऐसा नहीं है कि आप 75% इसमें नेगेटिव लिख रहे हो, ऐसा नहीं है। 50-50 या 60-40 का रेशो ले सकते हो आप। मतलब 60 आप नेगेटिव बताओगे, 40 आप पॉजिटिव भी बताओगे इसके बारे में। यही गलती होती है। अब देख लेना, इसने पक्का एक पक्षी लिखा होगा, अगर लिखा होगा तो तभी नंबर नहीं मिलते हैं ऐसे में लोगों के। देखो वही फ़र्क आ जाता है, कुछ लोगों को 60 नंबर भी आते हैं, 50 नंबर भी आते हैं, तो वही हाल होता है। वो कर रहे हैं। अब देखो, जब भी अगर कोई कोट लिखते हो तो वो इंग्लिश मतलब ब्लैक पेन में लिखो आप। यही तो छोटी छोटी चीज़ें हैं। वो कर रहे हैं, मैं क्यों नहीं, मैं पीछे तो नहीं छूट रहा। अब ये पक्का लिखी ने लिखा है ना, तो खुद के मन से तो नहीं लिखा, मुझे जहाँ तक लग रहा है। अब वो सामने आता तभी पता लगता। चलो कोई नहीं, क्यों दिख जाता है कौन टिप के लिख रहा है, क्या है। चलो, वो कर रहे हैं, मैं क्यों नहीं, मैं पीछे तो नहीं छूट रहा। ये विचार युवाओं की मानसिक स्थिति को दर्शाते हैं। डिजिटल युग में सोशल मीडिया का प्रभाव व्यापक है, लेकिन ये जितना जुड़ाव का माध्यम बनता है, उतना ही मानसिक स्वास्थ्य के लिए चुनौती भी बनता जा रहा है। वर्तमान में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक आदि पर सक्रिय रहने की होड़ में युवा इसके शिकार हो रहे हैं। ये मानसिक रूप से उन्हें तनाव, सामाजिक अलगाव की ओर धकेल रही है। अब ये देखो, ये गड़बड़ी, ये बचपन का ऐसे नहीं है भाई। ये सब 10th-12th क्लास तक चलता है, उसके बाद में नहीं चलता ये सब स्टाइल। ये पिछली बार शायद किसी ने लिखा था इसी टाइप से, तब मैंने मना किया था, उसके बावजूद भी सोच लो लिख रहे हो। इसका मतलब यही है कि आप दूसरे गलतियों से नहीं सीखते हो। यह एक ऐसी मानसिक स्थिति है जिसमें व्यक्ति को महसूस होता है कि यदि वह हर समय सोशल मीडिया पर नहीं रहेगा तो किसी महत्वपूर्ण जानकारी या घटनाओं से वंचित रह जाएगा। इसी डर को छूटने के डर से संबोधित किया जाता है। ठीक है। सोशल मीडिया पर युवाओं को प्रभाव, फिर वही गलती। हालांकि सोशल मीडिया की बिजनेस जानकारी एकत्र करना आदि प्रकार से उपयोग में लाने इसके सकारात्मक प्रभाव हो सकता है, लेकिन छूटने के डर की स्थिति में इसके नकारात्मक प्रभाव को देखना होगा। अभी जीएस के आंसर की तरह लिखा जा रहा है। अकेलापन की समीक्षा, सोशल मीडिया पर लोगों द्वारा अपने जीवन के अच्छे और आकर्षण पलों को साझा किया जाता है। युवाओं द्वारा उनकी तुलना अपने जीवन से करने पर असंतोष, आत्मसम्मान की कमी और हीन भावनाओं को जन्म देती है, जिससे मानसिक रूप से दुराव की स्थिति उत्पन्न होती है, जो अकेलापन को बढ़ावा देती है। दूसरी तुलना, आत्मसम्मान में कमी का भाव। सोशल मीडिया पर लोगों को अधिक लाइक्स, कमेंट मिलने पर आत्मसंतुष्टि का भाव होता है, परंतु इसके से तुलना इन मानदंडों में कमी आने पर आत्मसम्मान में कमी का भाव पैदा होता है। ये स्थिति युवाओं के लिए गंभीर हो सकती है। स्वास्थ्य पर प्रभाव, छूटने का डर युवाओं को सोशल मीडिया पर अधिक समय व्यतीत करने के लिए प्रेरित करता है। घर वालों के डर या अन्य कार्य, स्कूल जाना आदि के कारण दिन की अपेक्षा रात में इसका अधिक उपयोग किया जाता है। इस नींद में कमी, सिर दर्द, आंखों में जलन आदि समस्या आती हैं, जिससे स्वास्थ्य में गिरावट, अंततः जीवन में सक्रियता और एकाग्रता की शक्ति को कम करती है। आपसी संवाद में कमी, वास्तविक जीवन से दूरी। सोशल मीडिया पर समय व्यतीत करने से रिश्तों में संवाद की कमी आती है। वे अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय व्यतीत करने के स्थान पर सोशल मीडिया पर अत्यधिक समय बिताते हैं। इससे वास्तविक जीवन से दूरी बनती जा रही है। शारीरिक छवि से जुड़ी समस्याएं, खासकर युवतियों में अपने शरीर को लेकर आत्मसंतुष्टि में कमी, शारीरिक छवि को लेकर अन्य लोगों की टिप्पणी और आलोचनाओं को गंभीरता से लेना अवसाद का कारण बनती है, जो कि अपने आप से दूसरों से तुलना करने में समस्या आती है। अज्ञात प्रभाव क्या है? गुमनाम का फ़ायदा उठाते हुए लोग साइबर बुलिंग और ट्रोलिंग का सहारा लेते हैं, जो मानसिक स्वास्थ्य पर गंभीर असर डालता है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में प्रासंगिक उदाहरण, पक्का है किसी से टिप के लिखा गया है, खुद का तो नहीं लिखा गया है। अबे कोई मतलब नहीं है ना फिर। अब अरे भाई, वो चीज़ें करने के लिए आप घर पे काम कीजिए। यहाँ पर तो एटलीस्ट बिना देखे लिखिए। ये साफ दिख रहा है कि टापा गया कहीं से।
कोविड-19 महामारी के बाद डिजिटल जीवन शैली सोशल मीडिया की लत में भारी वृद्धि देखी गई है। छात्रों के बीच ऑनलाइन कॉलेज लाइन छूटने वंचित रहने मानसिक तनाव कारण बना। समाधान और सुझाव। डिजिटल साक्षरता, मानसिक स्वास्थ्य शिक्षा, स्कूल और कॉलेज स्तर पर डिजिटल विवरण शामिल किया जाना। युवाओं को समझाने की आवश्यकता। सोशल मीडिया सब कुछ वैसा नहीं होता जैसा दिखता है। परिवार और समाज की भूमिका, परिवार में संवाद को प्रोत्साहन। युवा को डिजिटल से अधिक वास्तविक दुनिया की संगति मिलनी चाहिए। सरकारी गैर सरकारी प्रयास, मानसिक स्वास्थ्य सेवा को विस्तार करना। हेल्पलाइन, काउंसलिंग सेंटर, डिजिटल हेल्थ ऐप्स को जन तक पहुँचाना। सोशल मीडिया के सशक्त उपकरण है, लेकिन यदि इसको विवेकपूर्ण प्रयोग नहीं किया जाए तो वह मानसिक बीमारियों का कारण बन सकता है। आज के युवाओं को समझाना होगा कि असली जीवन फिल्टर के पीछे नहीं बल्कि रिश्तों, अनुभव और आत्मिक संतुलन में है। यदि हम मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें तो डिजिटल माध्यमों के प्रति सजग बने और एक संतुलित जीवन शैली अपनाएं। तो आवश्यकता है कि हम सोशल मीडिया को साधन बनाएं, साध्य नहीं। अब पहली बात है जीएस का आंसर लग रहा है, ठीक है, पॉइंट तो फिर भी थोड़ा बहुत ठीक ठाक है, पर वही है ना भाई, ऐसे और एक नॉर्मल आंसर जो आप लिखते हो उसमें बहुत दिन रात का अंतर है। नंबर भी नहीं है ऐसे, ठीक है। दूसरा ऐसे क्या लिखा है, दूसरा भी ऐसा ही किया है इन्होंने, 7वां नंबर लिखा, मतलब प्रश्न पूछने वाला ही विज्ञान का सच्चा सिपाही है। ये बहुत अच्छा ऐसे है। ये विज्ञान संगठित ज्ञान है, बुद्धि संगठित जीवन है। इमैनुअल कांट, अब ये भी टिपा गया है, इसीलिए अखिल नहीं आएगा क्लास में निखिल अरे भाई अपने विचार लिखो ताकि तुम लोगों को मैच्योरिटी तो पता लगे ना, तुम लोग किस लेवल पे हो अभी। ऐसे टिप के लिखने से क्या ही होगा। प्रश्न पूछने वाला ही विज्ञान का सच्चा सिपाही है। कथन विज्ञान की मूल आत्मा को दर्शाता है। विज्ञान कोई स्थिर ज्ञान नहीं है बल्कि निरंतर जिज्ञासा और सत्य की खोज है, ठीक है। एक वैज्ञानिक सोच रखने वाला व्यक्ति लगातार क्यों, कैसे और क्या जैसे प्रश्न पूछता है। प्रश्न ही नहीं खोजो नवाचारों मार्ग प्रशस्त करती। इतिहास गवाह की मानव सभ्यता की हर प्रगति के पीछे किसी न किसी के द्वारा पूछा गया एक प्रश्न रहा है। अब देखो फिर वही गलती। विज्ञान की बुनियादी प्रश्न पूछने पर टिकी है। जब न्यूटन ने प्रश्न उठाया कि सेब नीचे ही क्यों गिरता है तो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत सामने आया। जब कोपरनिकस और गैलीलियो ने सवाल किया कि क्या सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, तब ब्रह्मांड की नई समझ विकसित हुई। उस वैज्ञानिकों ने परंपरागत सोच पर सवाल उठाए, न केवल विज्ञान बल्कि समाज को भी एक नई दिशा दी। अब वही बात है जो मैं फिर बता रहा हूँ, तुम लोग पहले तो भाई डिवाइड करो कि मुझे यस सच्चा सिपाही है, तो अब मेरा मानना है कि इसमें हाँ साइंस का अपन, तो भाई बहुत सारे लोग आलतू फालतू भी क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे बच्चा है वो आलतू फालतू क्वेश्चन पूछता है, क्या वो विज्ञान का सच्चा सिपाही सही है? तो 75% आपको सपोर्ट में करना, 9 के फिर बाद में आपको बहुत सारे ऐसे चीज़ें लिखनी है कि जो कुछ लोग क्वेश्चन पूछते हैं तो वो क्या क्वेश्चन सही होते हैं क्या? हर क्वेश्चन ही क्या विज्ञान का सच्चा सिपाही सही बनाता है? और जब तक ये डाइवर्सिटी किसी के ऐसे में नहीं है ना तो कभी नंबर नहीं आएंगे। निम्न लिखना एक दिन चाहे आप सीख जाओगे, है ना। आर्ट नहीं सीखे ऐसे की लिखने की तो कोई मतलब बनता नहीं है फिर, इसलिए एवरेज नंबर आते हैं फिर। अभी देखो एक एक लाइन के विज्ञान में जिज्ञासा अर्थात प्रश्न पूछने की भूखी नवाचार खोज है। उदाहरण स्वरूप थॉमस एडिसन ने प्रश्न पूछा कि हमारे अंधेरे को उजाले में बदल सकते हैं, परिणाम स्वरूप बल्ब का आविष्कार हुआ। सीवी रमन ने कहा कि प्रकाश जब किसी माध्यम से गुजरता है उनमें क्या परिवर्तन होता है, जिसमें रमन प्रभाव का जन्म हुआ। प्रश्न पूछने की विशेषताएं विज्ञान सच्चा सिपाही यानी प्रश्न पूछने वाला व्यक्ति कुछ खास गुणों से युक्त होता है। जिज्ञासु मस्तिष्क में हर घटना को संदेह और तरक की दृष्टि देखता है। पूर्वाग्रह रही सोच व परंपरा वीडियो को आंख मूंद कर नहीं मानता है। तर्कशीलता वह हर उत्तर का प्रमाण विश्लेषण के माध्यम से जाता है। धैर्य और निरंतर प्रयास व बार बार असफल होने पर भी प्रश्न पूछना नहीं छोड़ता है। भाते पर पेश में उदाहरण, बाद में से अनेक वैज्ञानिक जिन्होंने प्रश्न पूछने विज्ञान में क्रांति लाए। आर्यभट्ट ने प्रश्न उठाया ग्रहों की गति कैसे होती है, खगोलशास्त्र में अमूल्य योगदान दिया। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने प्रश्न किया कि भारत रक्षा अंतरिक्ष क्षेत्र में आत्मनिर्भर क्यों नहीं हो सकता, उन्हें मिसाइल तथा अंतरिक्ष कार्यक्रम सशक्त बनाया। डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा ने पूछा कि भारत में परमाणु ऊर्जा विकास क्यों ना हो, बात परमाणु का ये फैक्ट लिखे जा रहे हैं। संस्कृति अभाव एक चुनौती। आज भी हमारे समाज में प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति कई बार दबाया जाता है। स्कूलों में अक्सर अर्थात विद्या को बढ़ाया दिया जाता है, जिससे बच्चे जिज्ञासु नहीं बन पाते। प्रश्न पूछना अवज्ञा समझा जाता है, विशेषतः गुरु शिष्य परंपरा में। इसे वैज्ञानिक सोच का विकास रुक जाता है। विज्ञान शिक्षा प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति। नई राष्ट्रीय नीति 2020 में अन्वेषणात्मक शिक्षा पर बल दिया गया, जिसमें छात्रों को प्रोत्साहित किया जा रहा है स्वयं प्रश्न करें, प्रयोग करें और उत्तर खोजें। यह परिवर्तन विज्ञान की और अधिक लोकतांत्रिक जीवंत बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। विज्ञान का उद्देश्य सत्य की खोज। विज्ञान का अंतिम उद्देश्य सत्य की खोज है। सत्य की खोज केवल तभी संभव है जब मौजूदा तथ्य से संतुष्ट न होकर उससे आगे प्रश्न करें। वैज्ञानिक सोच में हमें अंधविश्वास, अज्ञानता, पूर्वाग्रह से मुक्त करती है।
यही कारण है कि जो पसंद करता है वह न केवल विज्ञान के क्षेत्र में योगदान देता है बल्कि समाज को भी प्रगति की राह पर ले जाता है। प्रश्न पूछना केवल एक बौद्धिक अभ्यास ही नहीं बल्कि एक क्रांतिकारी कार्य है। सत्य की ओर पहला कदम है। विज्ञान के इतिहास हर महान खोज, आविष्कार और सिद्धांत एक साधारण प्रश्न से शुरू हुआ है। इस दृष्टि से प्रश्न पूछने वाला वास्तव में विज्ञान का सच्चा सिपाही, वह न केवल ज्ञान की रक्षा करता बल्कि उसे आगे बढ़ाता। तभी हम वैज्ञानिक समाज की ओर अग्रसर होंगे। कोई मतलब नहीं है, मतलब ठीक है, पॉइंट है, पर वही है कि जब तक आप खुद अपनी भाषा में नहीं लिखना सीखोगे तो कोई मतलब बनता नहीं है। 20 नंबर में दे दिया, यही बहुत बड़ी बात है, नहीं तो देना नहीं चाहिए, क्योंकि पहली बात तो ऐसे का फॉर्मेट है नहीं, ये जनरल स्टडीज़ का आप लिख रहे हो। और रही बात ये श्वेता का, तो श्वेता मैं पहली बात तो चेक करूँगा नहीं तुम्हारा ऐसे, मैंने पहले बता लो जिसका 7 बजे से पहले पहले आएगा उसका चेक करूँगा, क्योंकि जब तक आप लोग ये चीज़ें सीखोगे नहीं। तो पिछली बार शायद किसने भेजा था, काजल ने भेजा था, मैं उसका चेक नहीं किया था, तो मैं करूँगा भी नहीं चेक, क्योंकि तुम लोग जब तक सुधरोगे नहीं। अब देखो ये क्या आ गया, अपने को जाना, पहले वाला फॉर्मेट कहाँ गया वो। चलो ठीक है, इधर भी लिख करने में तो आ ही जाएगा छोड़ो। अब देखो पहली बात तो ये है कि आप लोग पढ़ाई वढ़ाई कर नहीं रहे हो। देखो मैं उस दिन भी बोला था सीरियस होकर, आप लोग कहते तो भाई पढ़ाई छोड़ के दूसरा कुछ कर लो जीवन में, यूपीएससी ऐसे तो नहीं होगा तो भाई पहली बात तो ये सोच लो कि यूपीएससी करना है या नहीं करना है। अब मैं डिस्करेज इसलिए आप लोगों को कर रहा हूँ, आप लोग नहीं समझ रहे हो कि देखो जब तक आप सीरियस नहीं होगे ना तो कोई चीज़ करने से कोई मतलब बनता नहीं है, मतलब फिर आप फालतू में एफर्ट लगाते हो, वो चीज़ समझो। अगर यूपीएससी करना है तो भाई ईमानदारी से करो, नहीं तो मत करो, सीधे सिंपल सी बात है। करना तो आराम से करो, तो मत करो, ईमानदारी से करना है भाई, मेहनत करना, उसकी जो उसकी जो डिमांड है अगर आप उसको फुलफिल नहीं कर रहे हो तो स्वाभाविक सी बात है, कोई मतलब नहीं है तैयारी करने का। झूठ मूठ तैयारी करने से क्या मतलब है। तो पहली बात तो ये है भाई मत करो तैयारी को फालतू, झूठ मूठ घर वालों को दिखाने के लिए कोई तैयारी सही की जाती है। तो पहली बात आप डिसाइड कर लो भाई यूपीएससी, देखो जो आंसर नहीं लिख रहे हैं तो भाई समझ लो कि आप मतलब कोई भी पीसीएस एग्ज़ाम हो या यूपीएससी हो उसका मेंस लिखने लायक आप नहीं हो, अगर आपको लिखने का मन नहीं करता ये सारी चीज़ें। तो मेरा मानना है कि फिर आप वनडे एग्ज़ाम की तरफ जाइए, जहाँ आपको जैसे पीटी जैसा एग्ज़ाम लगता है उस एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए बस। उसमें आजकल खूब ऑप्शन है, एसएससी का है, अभी ईपीएफओ भी आने वाला है, तो आप इन चीज़ों की एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। एसएससी करो, बैंक की तैयारी करो। राजस्थान में बहुत सारी पटवारी ऐसे भर्तियाँ खूब आ रही है, क्योंकि आपके अगर रिटर्न शैली नहीं है, आपको हैबिट नहीं है, लिखने का मन नहीं करता है, तो यूपीएससी और पीसीएस भूल जाओ आप, कभी नहीं होगा जीवन में जब तक आपको लिखने की हैबिट नहीं है। तो मेरा ज़्यादा अच्छा है कि भाई जॉब ले लो, जीवन में कोई ज़रूरी नहीं है। देखो आखिर में अल्टीमेट यही होता है कि भाई अपने परिवार का खर्चा चला रहे हो, नहीं चला रहे यूपीएससी आईएएस बनोगे तब भी, और वनडे एग्ज़ाम में भी, तो उस हकीकत को स्वीकार कर लो ऐसे तो कुछ होना जाना है नहीं तुम लोगों का। मैं बार बार बता रहा हूँ, कुछ भी नहीं होगा ऐसे, कुछ भी तो नहीं तो कुछ भी नहीं, ये चीज़ याद रख लो। जिसको बुरा लगे चाहे लगे, पर हकीकत यही है। अब मेरे एक बार नोट्स में बता देता हूँ, ये मैंने नोट्स भेजे हैं, पढ़ लेना, पढ़ोगे तो नहीं पढ़ना तो क्या ही करोगे। आईआर क्या है? आईआर सोसाइटी वर्ल्ड हिस्ट्री और एंटिटी को मैं भेज चुका हूँ। मैं हूँ क्या ग्रुप में? तुम कैसे होंगे ग्रुप में, तुम पढ़ने वाले में तो हो ही नहीं इतना तो और क्या। तो देखो ये है वर्ल्ड हिस्ट्री के नोट्स, तो ये मेरे नोट्स मैंने बनाए थे कब, मुझे याद अच्छे तरीके से, जब मैं लॉकडाउन के टाइम में बनाया था, नहीं लॉकडाउन के टाइम में, ये तो उसी टाइम बना लिया था जब मैं क्लास चल रही थी 2017 में, तो मैं इस क्लास के साथ साथ ही बना लिया था ये नोट्स।
तो ये नोट्स मैं इतना श्योरिटी साथ कह सकता हूँ कि भाई यूपीएससी में क्वेश्चन आप लिख लोगे, जैसे अब की बार मैं बताता हूँ, जो अब की बार क्वेश्चन आया था 2024 में, ये सोचो उस टाइम के बनाए हुए क्वेश्चन है, तो उस टाइम के बाद में जितने वर्ल्ड हिस्ट्री क्वेश्चन आए हैं लगभग सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, एक आध दो क्वेश्चन स्वाभाविक सी बात हो तो कहीं से भी नहीं मिलते, तो उसमें तो कोई कुछ है नहीं, परंतु ये कि सीधा सीधा मिल जाएगा जो 2017 के बाद में जितने भी क्वेश्चन आए हैं आपको, उससे पहले तो ऐसे मिल जाएंगे क्योंकि टीचर उसी अकॉर्डिंग पढ़ाता है, और ये आपको मिल जाएंगे इसमें सारे क्वेश्चन। तो ये नोट्स मोर देन इनफ है वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना आप लोगों को, पढ़ लेना। अब ये बोलोगे मेरी राइटिंग समझ नहीं आती, पर बात तो वही है कि जब पढ़ना चाहोगे तो सब समझ में आ जाती है नहीं पढ़ोगे तो कुछ नहीं आएगा समझ में। एक कौन बोला सर उसका जुबान काट लिया है। ठीक है, तो ये नोट्स है, कंप्लीट नोट्स है वर्ल्ड हिस्ट्री के, और लगभग इसमें मैंने ट्राई किया कि लगभग इसमें जो मैंने यूज किया है, बहुत कुछ चीज़ें यूज की है मैंने। एक तो इसमें वर्ल्ड हिस्ट्री के जब नोट्स बनाया हूँ, तो एक तो इसमें अखिल मूर्ति की क्लास नोट्स है जो उस टाइम के हैं, पर मोर देन इनफ अखिल मूर्ति के हैं। इसके अलावा इसमें है विजय वेद सर के भी नोट्स है इसमें इंक्लूड है, ठीक है। और इसके अलावा दृष्टि क्लास मटेरियल था उसका भी इंक्लूड है इसमें, मतलब अच्छा खासा है मेरा मानना कि इसके अलावा मतलब मेरा मानना कि देखो ये कर लो, मेरे नोट्स पढ़ लेना और प्लस पीवाईक्यू कर लेना, पीवाईक्यू मॉडल आंसर दूंगा बाद में, उन्हीं को दूंगा जो पढ़ रहे हैं, अब मैं फालतू को मतलब बनता नहीं, ठीक है। तो ये कर लो, दोनों काम मोर देन इनफ है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना। अब बात आती है इंडियन सोसाइटी के नोट्स। मैं इतना गारंटी के साथ कह सकता हूँ, दावे के साथ, कि मेरे जो नोट्स हो कहीं पे भी मार्केट में आपको नहीं मिलेंगे, मतलब इतना मेहनत किया गया है इस नोट्स को बनाने में इंडियन सोसाइटी के। और मेरा मानना कि अभी अगर यूपीएससी क्लियर करना है तो ये मतलब इंडियन सोसाइटी के बिना आपका काम नहीं होगा, लगभग क्योंकि 80 नंबर, कभी कभी तो 120 नंबर तक चले जाती है इंडियन सोसाइटी। तो मैंने इसमें पूरा कवर किया है, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड है, इसमें दृष्टि का क्लास नोट्स इंक्लूड है, प्रिंटेड मटेरियल इंक्लूड है। इसके अलावा मैंने बुक पढ़ी है, एक स्पेशल बुक पढ़ी है इसी के लिए। उसके अलावा इसमें जो है संस्कृति की क्लास नोट्स अवेलेबल है सारी, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, 4-5 जगह से मैंने इसको कवर किया है। और सबसे बड़ी बात है कि मतलब ऐसा कोई टॉपिक नहीं है मैंने जो छोड़ा है, सब टॉपिक है वो भी मैंने कवर किए हैं इसमें। इतना मैं गारंटी बता रहा हूँ कि इस नोट्स को पढ़ लोगे तो मेंस का क्वेश्चन कहीं जाएगा नहीं बाहर इसमें, चाहे पीसीएस का क्वेश्चन हो चाहे यूपीएससी का क्वेश्चन हो, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा इससे। तो यही कर लेना, कहीं भागने की ज़रूरत है ही नहीं, कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं, ऑलरेडी इसमें सब मैंने इंक्लूड किया है। बस फिर जो मेंस 365 आएगा बस उससे अपडेट कर लेना, इतना तो खुद से करो। अब वो सब करके मैं नहीं दूंगा, इतना सा तो खुद को करना चाहिए। परंतु ये है कि ये कंप्लीट नोट्स है, आपको बेसिक्स जो है, जैसे पीसीएस का एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, चाहे राजस्थान पीसीएस हो, एमपी पीसीएस हो, यूपी पीसीएस हो, बिहार पीसीएस हो, चाहे मिला लो। अभी जो पेपर हुए हैं ये नोट्स बने हुए बहुत सालों पुराने हैं, पर एक भी नोट्स जो बेसिक क्वेश्चन आते हैं ना वो कहीं बाहर नहीं जाएंगे। रही यूपीएससी का, यूपीएससी क्वेश्चन तभी आप लिख पाओगे जब इन नोट्सों को बार बार रिवीजन करोगे, तब आप चीज़ों को लिंक कर पाओगे, तब इस नोट्स का फ़ायदा उठा पाओगे, ऐसे नहीं उठा पाओगे। जैसे अब है ना ये जो वुमेंस वाला टॉपिक है, वुमेंस का आप ऐसे लिख सकते हो इन नोट्सों के पढ़ने के बाद में, मैंने हर तरीके से कवर किया है, कितने टाइप के वायलेंस होते हैं, महिलाओं को कहाँ कहाँ प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है, इसमें मतलब हर तरीके का डायमेंशन को कवर किया गया। और ग्लोबलाइजेशन वाला जो टॉपिक है, मतलब ये एक अच्छा खासा आप है ना ऐसे में भी फ़ायदा मिलेगा, अगर ये मेरे नोट्स पढ़ लोगे तो आप ऐसे में भी अच्छा खासा फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि सोसाइटी से रिलेटेड हमेशा ऐसे के टॉपिक रहते हैं, तो आपको ज़रूर मिलेगा ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो मेरा मानना है कि इंडियन सोसाइटी में वर्ल्ड हिस्ट्री का हो गया, इंटरनल सिक्योरिटी में करवा ही चुका हूँ कंप्लीट, इनके अलावा कहीं पढ़ने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। थोड़ा बहुत मेंस 365 से थोड़ा बहुत अपडेट करने की ज़रूरत पड़ेगी, और वो भी जब कि हाँ आपको लग रहा है कि आप थोड़ा फैक्ट लिखना चाहते हो, तब ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है, यही पढ़ लेना बहुत है, मोर देन इनफ है इस नोट्स में। इस नोट्स के अलावा आपको कोई भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। पर वही मैं फिर बता रहा हूँ, यूपीएससी के देखो पीसीएस तो आप डायरेक्ट पढ़ लेना, डायरेक्ट यूज हो जाएगा, पर यूपीएससी के आंसर लिखने के लिए आपको चाहिए होगा इनका बार बार मल्टीपल रिवीजन, तब जाके आप इसके जो, क्योंकि यूपीएससी क्वेश्चन डेवलप क्वेश्चन होते हैं भाई, वो ऐसे सीधे सीधे नहीं पूछता है कभी पूछता था किसी ज़माने में, आप पूछ लिया कि ग्लोबलाइजेशन के पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है, अब नहीं पूछेगा, अब वो अलग चीज़ें पूछ रहा है, तो ये चीज़ याद रखना। ऐसे तो मैंने इसमें सब कुछ इंक्लूड किया है।
कुछ भी चीज़ नहीं बचेगी, बस ओनली मेंस 365 से अपडेट करना है आपको, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है इसमें। उतना कर लेना, उतना काम हो जाएगा तुम लोगों का। ठीक है, तो आईआर के नोट्स भी दिखा देता हूँ, मतलब ये कंप्लीट है। इसमें इंडियन सोसाइटी का आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं, बस मेंस 365 ऐड कर लेना, जब भी मेंस दे रहे हो उस टाइम का काम हो जाएगा बस आप लोगों का। अब ये है आईआर के नोट्स। तो आईआर का देखो, मैंने इसमें बुक भी पढ़ी है, राजेश मिश्रा बुक से भी मैंने बनाया था, उनके क्लास नोट से भी मैंने बनाया था, पेंटेड मटेरियल दृष्टि से भी। अभी वो आईआर का मैं सीधा सा बता रहा हूँ। आईआर का क्वेश्चन जो होता है ना, करंट डेवलपमेंट पे होता है, तो इसमें मेरे बेसिक नोट्स है, ये बार बार पढ़ लेना, तो आपको हिस्टोरिकल जो लिंकेज है आपको मिल जाएगा भाई, पहले किसी कंट्री से, जैसे ये तो देखो बेसिक प्रिंसिपल आईआर के, तो ये इतने काम नहीं आते, पर आइडिया रहना चाहिए, तो ये वो है। ठीक है, उसके बाद में आती है हर कंट्री के साथ, तो मैंने उसमें पॉजिटिव नेगेटिव क्या क्या है हर कंट्री का लिख के रखा है इसमें। जैसे भाई भारत मालदीव जैसा क्या क्वेश्चन पूछा, तो क्यों इम्पोर्टेंस है मालदीव का भारत के लिए, तो पहली बात तो भाई हिंद महासागर में इसकी लोकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, तो अपना जो भाई समुद्री सुरक्षा है उसके लिए ज़रूरी बन जाता है। जियो पॉलिटिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और पॉलिटिकल लिंकेज कैसा अपना अच्छा खासा रहा है। ठीक है, इकोनॉमी रूप से भी डिपेंडेंट है, और वहाँ पे भी डेमोक्रेसी है, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। चैलेंजेस क्या है, तो मैंने बस ये 2 पॉइंट ऑफ किया, बस इसके बाद में करंट अफेयर थोड़ा बहुत अपनी तरफ से पढ़ लेना, मेंस 365 का काम हो जाएगा। मतलब इसमें मैंने बेसिक किया है, समाधान अगर मान के चलो उस टाइम जो हो रहे थे मैंने सब वो किए हैं। तो हर मतलब आपको हर जो है, जैसे भारत पाकिस्तान के बीच में विवाद के मुद्दे क्या हैं, सहयोग क्या किया जा रहा है, ये सब है, मतलब हर कंट्री के बारे में है। जैसे पड़ोसी देश तो सारे हैं इंक्लूड, उसके अलावा जो मेन कंट्री है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया ने अमेरिका का करके रखा हूँ, यूरोपियन यूनियन का मैं इसमें करके रखा हूँ, तो मतलब मोर देन इनफ है। आप मतलब एक बार बेसिक पढ़ लोगे तो उसके बाद में हो जाएगा, मतलब इतनी बड़ी दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो ये है कि ये कंप्लीट है, बस इसमें मेंस 365 आपको ऐड करना है। जो भी मैं नोट्स आपको बना के दूंगा ना, आपको 31 तारीख से पहले मैं दे दूंगा, बस फिर इकोनॉमी का भी मैं दे ही दूंगा। एक बार थोड़ा मुझे हो सकता है उसमें थोड़ा बहुत पढ़ना रहेगा, क्योंकि कुछ ऐसे तो सब कुछ ही कंप्लीट है, पर फिर भी एक बार मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा पढ़ के दे दूँ। तो उसके अलावा तो सारे देखो आप लोगों को जो है, देखो इंटरनल सिक्योरिटी में दे चुका हूँ। ठीक है, दूसरा इधर इंडियन सोसाइटी हो गया है। ठीक है, तीसरा आईआर हो ही चुका है, भेज ही चुका हूँ। चौथा वर्ल्ड हिस्ट्री हो गया। ठीक है, अब इसके अलावा कौन कौन से दूंगा मैं, एक तो गवर्नेंस वाला दूंगा, वो तैयार है, बस थोड़ा बहुत उसमें कुछ ऐड करके देना है मुझे। दूसरा सोशल जस्टिस कंप्लीट है। अब मैं फिर बता रहा हूँ, ये कंप्लीट नोट्स कहीं पे भी नहीं मिलेंगे आपको हर टॉपिक का। तीसरा, उसके बाद में आपका क्या बचा है, कुछ पॉलिटी के नोट्स। ऐसे लक्ष्मीकांत से काम चल जाएगा, पर जो मैंने स्पेसिफिक बनाया एनजीओ का इनका, तो वो थोड़ा बहुत आपको जो मेंस रिलेटेड थोड़ा ज़्यादा है उसका आपको मिल जाएंगे। उसके बाद में आपको साइंस टेक का, हाँ उसका है कंप्लीट है मेरे पास, साइंस टेक का कंप्लीट है। इन्वायरमेंट इकोलॉजी का भी कुछ जो मेंस के टॉपिक है उसका कंप्लीट मिल जाएगा आपको। डिजास्टर मैनेजमेंट का भी कंप्लीट है, वो मिल जाएगा आपको। ठीक है, इसके बाद में बचेगा क्या आपका, इकोनॉमी है, GS3 इकोनॉमी देते कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि कुछ भी टॉपिक नहीं बचा। इथिक्स का मैं दूंगा अपने नोट्स, और मैं इतना गारंटी साथ बता रहा हूँ कि मतलब भाई उस इथिक्स के नोट्स बनाने के लिए मैंने ऐसी कोई बुक छोड़ी नहीं है मार्केट में, जो बुक हो, शून्य IS हो, चाहे जितने भी, चाहे लेक्सिकॉन हो, DK बालाजी हो, ठीक है, कितने जितने कोचिंग के नोट्स हो, पतंजलि के नोट्स हो, दृष्टि के नोट्स हो, मतलब कोई भी बचा नहीं है उसमें, मतलब वो बहुत अच्छे खासे नोट्स होते हैं, जाकर सब इंक्लूड रहेगा इसमें। तो ये आपका GS4 कंप्लीट हो जाएगा। तो इसका थोड़ा मैं टाइम लूँगा इस पर, क्योंकि 250 नंबर का है, तो अच्छे से दूंगा। ऐसे तो तैयार है, बस मुझे उसमें तो मैं चाह रहा हूँ कि भाई 200 पेज दूँ, उसकी जगह मैं 100 पेज ही दूँ, तुम लोगों को थोड़ा ज़्यादा फायदा रहेगा। बस करना वही है, नहीं तो दे तो मैं अभी भी सकता हूँ, पर मैं सोच रहा हूँ थोड़ा क्रिप्स और किया जाए तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो कंप्लीट इथिक्स का मिल ही जाएगा, ऐसे का आपको मिल चुका है नोट्स। ठीक है, इकोनॉमी का बचा है तो वो मैं दे दूँगा। उसके अलावा देखो बात आती है हिस्ट्री का, हिस्ट्री वर्ल्ड हिस्ट्री में दे चुका हूँ ना। मॉडर्न हिस्ट्री का मेरा मानना है कि आप पढ़ोगे ना PT का, तो उसी से हो जाता है, और आर्ट एंड कल्चर नितिन सिंघानी से पढ़ोगे, उससे हो जाएगा। तो मुझे नहीं लगता उसमें नोट्स कुछ देने की ज़रूरत है। ज्योग्राफी का वही है कि भाई NCERT पढ़ लेना, उसमें कोई स्पेसिफिक नोट देने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, PT का पढ़ोगे उससे काम हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे GS1 कंप्लीट हो जाएगा, GS3 GS4 हो ही गया, ऐसे हो गया। अब बात आती है GS2 की। GS2 का जो देखो लक्ष्मीकांत आप जब पढ़ोगे,
वो हो जाएगा उससे कंप्लीट, ठीक है, पॉलिटी वाला। उसके अलावा तो मैं सब दे ही रहा हूँ, गवर्नेंस का दे ही रहा हूँ, सोशल जस्टिस का दे ही रहा हूँ, IR का दे ही रहा हूँ, बस हो गया कंप्लीट। तो मेरा मानना है कि ये जो मेरे नोट्स होंगे बस मेंस प्लस इसमें बस मेंस 365 ऐड कर लेना अपनी तरफ से, और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद में जब इन नोट्सों को बहुत बार 10-11 बार पढ़ लो, तब फिर मेंस के मॉडल आंसर अपनी तरफ से, मतलब जैसे अभी तो साथ साथ बनाओ, ठीक है, पर उन मेरे नोट्स को जरूर यूज करना जब मेंस के मॉडल आंसर बनाओगे तब। पर वो कब यूज कर पाओगे, जब इनका बार बार रिविजन करोगे तब पॉसिबल होगा, ना ऐसे पॉसिबल होगा ही नहीं, वो चीज़ याद रखना। तो पहली बात तो ये चीज़ याद रखना। तो मेरे नोट्स तभी यूज कर पाओगे, उसका पहला कंडीशन यही है कि आप लोग बार बार उसको पढ़ना, चीज़ें ना समझ में आए, ठीक है। दूसरा मेंस 365 उसका यूज़ कर लेना, सीधा डायरेक्ट मेंस में यूज होंगे नोट्स, ठीक है। उसके अलावा बाहर कोई भी चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वन टाइम सॉल्यूशन है। अब रही बात ये है कि भाई उस दिन की, चलो 1 मिनट में दूसरा वीडियो बनाता हूँ।